भाइयों नमस्कार। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि जमशेदपुर लैंड के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको बताऊं और आपको अवगत कराऊं कि इस तरह से जमशेदपुर के भिन्न भिन्न पॉकेट्स में ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो कही तो जाती हैं बिहार सरकार की, लेकिन उनका स्टेटस ये है कि उनको टाटा कंपनी ने अपने लीज से निकाला हुआ है और इस कारण इसमें बहुत सारे भूमाफिया मिल करके उसका आवंटन लोग बुरी तरह से किए हैं और करते रहे हैं और इस तरह से ज़मीनों की बंडर बाट हुई है। हम इसके बारे में चलते हैं 1966 में 1966 से। उसी समय मैं टाटा कंपनी में पहले एंट्री लिया हुआ था। तो चूँकि मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मेरा भी बहुत ध्यान था कि मैं लीगल डिपार्टमेंट में नौकरी करूं और ये समझिए कि हमारा ये भाग्य था कि हमें यहाँ नौकरी मिल गई और इस तरह से मैं वहाँ नौकरी करने लगा और रात में अपनी पढ़ाई करने लगा। तो उसी दौरान मैंने देखा जब पहली मेरी एंट्री हुई टाटा कंपनी में, तो मैंने देखा है कि ये आपका जो पूर्वी इलाका है जमशेदपुर का, वहाँ पर एक बागुन हाथू नाम की जगह है, उसको लेकर के काफ़ी झंझट चल रहा था। तो इवन हमने देखा कि वहाँ पर टाटा कंपनी के एक हवलदार का मर्डर भी हो गया, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने कैंप लगा करके ज़मीन की रखवाली करते थे और उधर से आदिवासी लोगों का प्रकोप हो रहा था और वह लोग कब्ज़ा करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो इस तरह से काफ़ी मुकदमेबाजी हुई उसको लेकर के। उसी समय से जहाँ तक मेरा तजुर्बा है 1966 ऑनवर्ड्स, इसके बाद जो बागुन नगर की जो ज़मीन थी उसकी बंदर बाट शुरू हो गई और आज तो एक तरह से लावारिस से है। कुछ लोग हैं जो उसकी खरीद बिक्री करते हैं और धड़ल्ले से मकान बने हुए हैं। तो मैं आज आपके सामने ये जो बागुन नगर है या चाहे आपका ये जमशेदपुर का जो पूर्वी इलाका है उसके विषय में एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, तो उसके संदर्भ में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1972 तक समझिए कि टाटा कंपनी की ज़मीन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ बिहार से बड़ी लंबी चौड़ी मुकदमेबाजी होती रही। कारण ये था कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स में 1950 में तो टाटा कंपनी की ज़मींदारी पर कोई अंकुश नहीं लगाया था बिहार गवर्नमेंट ने, लेकिन बाद में
बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स हुए और उस प्रेशर को आने के बाद आ, सरकार को कानून पास करना पड़ा और बिहार लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास करके उन्होंने जो जो प्रावधान टाटा कंपनी को दिया गया था कि इसकी ज़मींदारी जैसे थी उसी तरह से बरकरार रहेगी, वो ख़त्म कर दी गई। तो इसके लेकर के बहुत दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हुई और अंत में समझिए कि ये आपस में टाटा कंपनी और बिहार गवर्नमेंट में ये समझौता हुआ। उसके आधार पर ये अरेंजमेंट किया गया कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स में अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके आधार पर वैसी ज़मीनें जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ली गई हैं उनको लीज़ में देने का प्रावधान किया जाएगा और एक्चुअली वही हुआ। इस तरह से टाटा कंपनी और आपको बिहार सरकार में लीज़ हुई और जो लीज़ आज भी बरकरार है और उसे 30-30 साल के अरसे पर उसे रिन्यू किया जाता है। लेकिन ये तो ठीक है, रिन्यू हुई और टाटा कंपनी का काम चलने लगा, लेकिन इसमें जो इंक्रोचमेंट का जो दौर हुआ, जिस किस्म से ज़मीन की हड़पा हड़पी चालू हुई, उसमें माफिया आ गए, ये अपनी जगह पर बहुत ही एक दुर्भाग्य वाली बात है। और इस तरह से टाटा कंपनी की ज़मीन जो कि उनके एम्प्लॉइयों को मिलनी चाहिए था, ये ज़मीन भू माफियों के चंगुल में चली गई और उन्होंने उसको औने पौने दामों में या अपने जहाँ जिसको ठीक हुआ उसको ख़रीद बिक्री किया और इस तरह से उसका बंटाधार कर दिया। अब सवाल ये है कि ये स्थिति आई कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 1950 में जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स आया उस समय तो जो बिहार गवर्नमेंट की सरकार थी या पूरी इंडिया लेवल पर ज़मींदारी का तो उन्मूलन कर दिया गया, तो उसमें टाटा कंपनी भी आती थी, क्योंकि ये भी ज़मींदार थे। लैंड एक्विजिशन होने के बाद जो 22 गांव जो थे उसे टाटा कंपनी की ज़मींदारी में दे दिया गया था। 1908 में 1923 के आसपास जब लैंड एक्विजिशन हुआ तो काफ़ी ज़मीन टाटा कंपनी को मिली और उसमें बहुत सारे रैयत थे जिनको हटाना उस समय बहुत नामुमकिन था। इस तरह से उनको टाटा कंपनी का टेनेंट बना दिया गया। उन टेनेंट्स को समय समय पर हटाया भी गया और समय समय पर उनको मुआवजा दिया गया। उन्होंने ज़मीन को सरेंडर किया, उन्होंने उसको और उनसे मुकदमेबाजी भी हुई और इस तरह से बहुत सारी ज़मीन टाटा कंपनी से उन टेनेंटों से ली गई। लेकिन इसके अलावा इतना ज़मीन लेने के बाद भी टाटा कंपनी के लिए काफ़ी ज़मीन बची हुई थी जो कि वो उसको नहीं ले सकी। और इस तरह से इसी बीच आपका सर्वे आया, सरकारी सर्वे। उस सर्वे में जो टेनेंट लोग थे उसमें टाटा कंपनी के जो टेनेंट थे, जो लोग थे, वो तो उस ज़मीन पर रह ही रहे थे, उनके नाम से खाता खुल गया। हालांकि उन सारी ज़मीनों को
उन लोगों ने टाटा कंपनी को सरेंडर कर दिया था, लेकिन चूँकि इनके नाम से खाता खुल गया इसलिए इन लोगों के पास पक्का डॉक्यूमेंट हो गया और उसके आधार पर इन लोगों ने ज़मीन को जब लीज़ जब चली गई तो इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और आज तक लोग उसी खतियान की बेसिस पर, जो कि एक्चुअली वो खतियान होना चाहिए था टाटा कंपनी के नाम से, उन लोगों ने ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया और इस तरह से बहुत बड़ा गोरख धंधा ज़मीन खरीद बिक्री का चालू हुआ जो आज तक चल रहा है। तो इस तरह से ये समस्या अभी तक नहीं सुधर रही है और जब तक सरकार इसको लेकर के कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी तब तक ये समस्या होने वाली नहीं है। ये जो भी चाहता है बाबू नगर जाएगा, उसको कोई ख़ास पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो ज़मीन ख़रीद लेते हैं और घर बनाते हैं। ये तो जो ज़्यादा ज़मीन है, जो एक मैक्सिमम जो ज़मीन है, जो टाटा कंपनी थी बाद में बिहार सरकार की हो गई, उसका ये हाल है। इसके अलावा भी जमशेदपुर के डिफरेंट पॉकेट्स में रैयतों की ज़मीन है जो टाटा कंपनी को लोगों ने सरेंडर नहीं किया था और वो ज़मीन उनकी एक्चुअली उन आदिवासियों की है। और ऐसी ज़मीन जो है वो बहुत पक्की ज़मीन है, बहुत खतियानी ज़मीन है और उसको बहुत मतलब महंगे भाव में बेची गई है। बड़े बड़े वहाँ पर फ्लैट्स बने हैं और उनको बिजली पानी के लिए भी टाटा कंपनी ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। और इस तरह से आप जो है ना, शहर जो है टाटा कंपनी से बहुत हद तक निकल करके लोगों के हाथ में चला गया और इस तरह से ये एक दूसरा पैटर्न ले चुका है। अब आगे मैं अपने अगले वीडियो में कोई दूसरा कुछ मार्केट वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा और जो कुछ मैं इस वीडियो में भूल गया हूं उसके बारे में भी आपको कुछ अवगत कराऊंगा और आप जिससे कि आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज न रहें और जो जमशेदपुर के पुल के पेरिफेरी में या उसके आसपास जो इलाके हैं, जो ज़मीन है, उसका कुछ आपको आइडिया हो और जिससे कि आप वक्त पड़े तो उस ज़मीन को पहचान पाइए और आप उसमें अपना कुछ आपका फ़ायदा हो तो कीजिए। धन्यवाद।